एक परिवार की जो 1960 के दशक में परमाणु युद्ध के डर से अपने घर के नीचे बने बंकर में रहने लगता है। पिता, जो एक वैज्ञानिक हैं, सोचते हैं कि दुनिया पर हमला हो चुका है और सब कुछ खत्म हो गया है। इस डर के चलते परिवार पूरे 35 साल तक बंकर में ही रहता है। बंकर में ही उनका बेटा एडम बड़ा होता है। उसने कभी बाहरी दुनिया नहीं देखी, लेकिन अब 35 साल बाद एडम पहली बार बंकर से बाहर निकलता है और 1990 साल की मॉडर्न दुनिया से रूबरू होता है। उसकी मासूमियत, पुराने जमाने की सोच और आज की तेज तर्रार दुनिया के बीच टकराव कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग बना देता है। तो क्या एडम इस नई दुनिया को समझ पाएगा और क्या उसे यहाँ सच्चा प्यार मिलेगा? इस अनोखी कहानी के साथ एक मजेदार सफर शुरू होता है। कहानी की शुरुआत 1960 के दशक की है, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच तनाव अपने चरम पर था। दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति थी और अफवाह थी कि सोवियत यूनियन कभी भी परमाणु बम गिरा सकता है। इस डर से अमेरिका में कई लोगों ने अपने घरों में गुप्त बंकर बनवाना शुरू कर दिया। इन्हीं लोगों में एक वैज्ञानिक कैल्विन वेबर भी थे। कैल्विन एक अजीबोगरीब और होशियार वैज्ञानिक थे, जिन्होंने महीनों की मेहनत के बाद अपने घर के पीछे एक अत्याधुनिक बंकर बनाया। यह बंकर इतना विकसित था कि इसमें एक परमाणु युद्ध के बाद भी कई साल तक आराम से जिया जा सकता था। इसमें खाने पीने की सभी चीजें, ईंधन, पानी और रहने की सुविधाएं थीं। एक दिन कैल्विन ने अपने घर पर एक पार्टी रखी और अपने कई फ्रेंड्स को बुलाया। पार्टी के बीच में राष्ट्रपति कैनेडी का लाइव टीवी पर भाषण आता है, जिसमें वे बताते हैं कि अमेरिका सोवियत यूनियन के खिलाफ एक गुप्त मिशन की योजना बना रहा है। यह सुनकर कैल्विन डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। डर के मारे कैल्विन पार्टी तुरंत खत्म कर देते हैं और सभी मेहमानों को अपने घर से जाने के लिए कहते हैं। फिर वे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हेलेन के साथ अपने गुप्त बंकर में चले जाते हैं। उसी समय एक हवाई जहाज तकनीकी खराबी के कारण शहर के ऊपर उड़ते हुए क्रैश हो जाता है। यह विमान सीधा कैल्विन के घर पर गिरता है और घर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। बंकर में रहते हुए कैल्विन यह मान लेते हैं कि परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है। वे तुरंत बंकर का दरवाजा बंद कर देते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि यह दरवाजा अब 35 साल बाद ही खुलेगा। उनका मानना था कि वातावरण में मौजूद परमाणु रेडिएशन को सामान्य होने में इतना समय लगेगा। घर के नष्ट हो जाने के कारण उनके पड़ोसी और पुलिस यह सोचते हैं कि कैल्विन और उनका परिवार उस विमान दुर्घटना में मारे गए। दूसरी तरफ बंकर में कैल्विन और हेलेन नई जिंदगी शुरू करते हैं। कैल्विन को बंकर में रहना आरामदायक लगता है, क्योंकि वह पहले से इसके लिए तैयार थे। लेकिन हेलेन को वहां रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह अपने परिवार और दोस्तों को लेकर हमेशा चिंतित रहती है। कुछ समय बाद हेलेन को लेबर पेन होती है और वह एक बेटे को जन्म देती है। दोनों इस बात से बहुत खुश होते हैं और अपने बेटे का नाम एडम रखते हैं। इसके बाद हमें बंकर की एक झलक दिखाई जाती है। यह बंकर किसी छोटे से शहर जैसा था। इसमें 35 साल तक जीने के लिए पर्याप्त चीजें थीं। इसमें एक मछली घर, ईंधन भंडार, आराम करने के लिए एक शानदार लॉन्स और खाने पीने की चीजों से भरा मिनी मार्ट था। समय के साथ कैल्विन अपने बेटे एडम को पढ़ाने लगते हैं। वह उसे अमेरिका के इतिहास के बारे में बताते हैं और यह सिखाते हैं कि कैसे वह बड़ा होकर अपने देश को दोबारा वैसा बना सकता है जैसा युद्ध से पहले था। फिल्म अब 1965 की गर्मियों में पहुंच जाती है। इस समय बंकर के ऊपर का क्षेत्र साफ कर दिया गया है। वहां एक निर्माण टीम काम करती है और कैल्विन के नष्ट हो चुके घर की जगह एक रेस्टोरेंट बना देती है। 1960 के दशक से शुरू हुई यह कहानी अब 1975 के पतझड़ के मौसम तक पहुंच चुकी है। एडम अब 10 साल का हो चुका है और एक दयालु और मिलनसार लड़का बन गया है। वह अपने माता पिता के साथ समय बिताना बहुत पसंद करता है। उसके पिता उसे नियमित रूप से बॉक्सिंग सिखाते हैं और उसकी माँ उसे डांस की क्लास देती है। बंकर के ऊपर की दुनिया में अब काफी बदलाव हो चुका है। पहले जो डिनर था वह पिज्जा रेस्टोरेंट बन गया और फिर एक नाइट क्लब। नीचे बंकर में कैल्विन अपने बेटे एडम को कई चीजों के बारे में सिखाते रहते हैं।
वह उसे स्टॉक मार्केट, फ्रेंच और लैटिन जैसी भाषाएं और बहुत सारी अन्य चीजें सिखाते हैं। एक दिन केल्विन एडम को अपने पुराने बेसबॉल कार्ड का संग्रह देते हैं और खेलों के बारे में बताते हैं। कहानी 1995 की गर्मियों तक पहुंचती है। केल्विन और हेलेन अपने बेटे एडम का 33वां जन्मदिन मनाते हैं। अब एडम बड़ा हो चुका है और उसे अपनी जिंदगी के लिए एक साथी की तलाश है। 1997 तक बंकर का समय पूरा हो चुका है। आखिरकार 35 साल बाद बंकर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। परिवार बहुत उत्साहित होता है और ऊपर की दुनिया को देखने के लिए तैयार होता है, लेकिन केल्विन कहता है कि उन्हें पहले रात का इंतजार करना चाहिए और वह सबसे पहले ऊपर जाकर स्थिति को देखेंगे, क्योंकि वे नहीं जानते कि बाहर की दुनिया अब कैसी है। बंकर के ऊपर का क्षेत्र अब बेघर लोगों का ठिकाना बन चुका है। एक रात जब ये बेघर लोग शराब पी रहे होते हैं, तभी अचानक जमीन हिलने लगती है। उन्हें लगता है कि भूकंप आ गया है, लेकिन यह केल्विन होता है जो रेडिएशन सूट पहनकर सतह पर आता है। उसे देखकर एक बेघर आदमी डर के मारे बेहोश हो जाता है। केल्विन पुराने पड़ोस में घूमते हैं और पाते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से बदल चुका है। वह देखते हैं कि लोग मजाक में एक दूसरे पर बंदूक तान रहे हैं। वह गलती से एक अडल्ट मूवी की दुकान में भी चले जाते हैं, जो उन्हें हैरान कर देता है। इन सब चीजों को देखकर केल्विन परेशान हो जाते हैं और वापस बंकर लौट आते हैं। रात के खाने की मेज पर केल्विन अपने परिवार को बताता है कि ऊपर की दुनिया अब युद्ध के बाद नष्ट हो चुकी जगह बन गई है। वह कहता है कि वहाँ रेडिएशन के कारण सब लोग म्यूटेंट बन चुके हैं, इसलिए उन्हें बंकर में ही रहना चाहिए। लेकिन हेलेन अब बंकर में रहने से तंग आ चुकी है। वह केल्विन से बहस करती है और कहती है कि वह चाहती है कि एडम नीला आसमान देखे, समुद्र को छुए और पहाड़ों की सैर करे, लेकिन केल्विन फिर भी जोर देकर कहता है कि वे नीचे ही रहें। इस बहस के दौरान केल्विन को दिल का दौरा पड़ जाता है। केल्विन की तबीयत बिगड़ने और बंकर की सामग्री खत्म होने के कारण हेलेन एडम से कहती है कि वह बाहर जाए और 2 साल के लिए जरूरी सामान लेकर आए। वह उसे एक लिस्ट देती है जिसमें खाने पीने की चीजें शामिल होती हैं। वह मजाक में यह भी कहती है कि अगर एडम को कोई म्यूटेंट नहीं मिले तो वह एक अच्छी लड़की भी ढूंढ ले। केल्विन एडम को सलाह देते हैं कि वह अडल्ट मूवी की दुकान से दूर रहे, क्योंकि वहाँ रेडिएशन खतरनाक है। दरअसल वह एडम को अश्लीलता से दूर रखना चाहते हैं। एडम एक बैग में सामान रखता है और बंकर से पहली बार बाहर कदम रखता है। सतह पर वह बेघर व्यक्ति मेलकर से मिलता है, जिसने पिछली रात केल्विन को देखा था। एडम बाहर की दुनिया देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी ओर मेलकर सोचने लगता है कि केल्विन और एडम दिव्य शक्तियां हैं जो उनकी जिंदगी बदलने के लिए आए हैं। वह उन्हें किसी दैवीय हस्ती की तरह मानने लगता है और उनकी पूजा करना शुरू कर देता है। एडम पहली बार नीले आसमान को देखता है, पर चलते हुए लोगों को देखकर उत्साह से हाथ हिलाता है। वह एक महिला को देखकर चकित हो जाता है और उत्साहित होकर उसका अभिवादन करता है। थोड़ी देर बाद वह उस वीडियो स्टोर के पास पहुंचता है जिसके बारे में उसके पिता ने उसे चेतावनी दी थी। इसके बाद एडम बस में चढ़ता है, लेकिन चलती बस का अनुभव उसे डराता है। वह अपने पिता द्वारा सिखाई गई भाषा में बोलता है, लेकिन उसकी बातें आज की दुनिया में अजीब लगती हैं। बस के यात्री उसे अजीब समझते हैं और ड्राइवर भी उसे हैरानी भरी नजरों से देखता है। कुछ समय बाद एडम एक ग्रोसरी स्टोर पहुंचता है और अपनी माँ की दी हुई लिस्ट के अनुसार सामान खरीदने लगता है। जब वह मीट खरीदने जाता है तो स्टोर कीपर उसे सुझाव देता है वह सामान उसके घर पहुंचा देगा। घर शब्द सुनते ही एडम को एहसास होता है कि वह अपने बंकर का रास्ता भूल गया है। घबराते हुए वह शहर में अपने बंकर की तलाश करता है, लेकिन उसे कोई संकेत नहीं मिलता। इस बीच उसका पैसा भी लगभग खत्म हो जाता है। मजबूर होकर वह अपने पिता के पुराने और वैल्यूएबल बेसबॉल कार्ड्स को एक दुकान में बेचने जाता है। दुकान का मालिक एडम को बेवकूफ समझकर उन कार्ड्स को बहुत कम दाम में खरीदने की कोशिश करता है। तभी दुकान की एम्प्लॉई ईव आती है और उसे रोकती है। ईव एडम को बताती है कि उसके हर कार्ड की कीमत कम से कम $6000 है, क्योंकि वे बहुत वैल्यूएबल हैं। इसके बाद
ईव अपने बॉस पर गुस्सा करती है और नौकरी छोड़ देती है। यह देखकर एडम ईव से इम्प्रेस हो जाता है। दुकान से बाहर निकलने के बाद एडम ईव से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे एक होटल तक छोड़ दे। पहले तो ईव मना कर देती है, लेकिन जब एडम उसे 2 बेसबॉल कार्ड्स देने का वादा करता है तो वह मान जाती है। दोनों होटल पहुंचते हैं, लेकिन ईव बिना कोई बात किए वापस चली जाती है। अगले दिन सुबह ईव एडम को फोन करती है और उससे लॉबी में मिलने के लिए कहती है। वह एडम का कार्ड लौटाने आई होती है क्योंकि उसे गिल्ट हो रहा होता है। कार्ड लौटाने के बाद वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडम उससे निवेदन करता है कि वह उसे सामान खरीदने में मदद करे और इसके बदले वह उसे हर हफ्ते $1000 देगा। ईव मान जाती है और दोनों बहुत सारा सामान खरीदते हैं ताकि वह कम से कम 2 साल तक चले। बाद में एडम ईव से कहता है कि उसे एक ऐसी पत्नी ढूंढने में मदद करे जो म्यूटेंट न हो। अगले दृश्य में ईव का दोस्त और रूममेट ट्रॉय एडम से मिलता है। ट्रॉय जिज्ञासु स्वभाव का है और एडम से उसके शहर के बारे में पूछता है। एडम झूठ बोलता है कि वह अलास्का का रहने वाला है और व्यापार के सिलसिले में यहाँ आया है। इसके बाद ईव और ट्रॉय एडम को एक मेकओवर देते हैं और उसे स्केटबोर्डिंग भी सिखाते हैं। एडम पहली बार समुद्र को देखता है और उसमें छलांग लगाकर बहुत आनंद लेता है। वह एक बेसबॉल मैच में भी जाता है और उत्साहित होकर चिल्लाता है कि अब वह समझ गया है कि उसके पिता क्या कहते थे। एक दिन बारिश होती है और एडम पहली बार बारिश के पानी को महसूस करता है। ईव उसे घर लौटने के लिए कहती है, लेकिन एडम बारिश का आनंद लेना चाहता है। अचानक वह ईव को गले लगा लेता है, यह दिखाने के लिए कि वह असली दुनिया का कितना आनंद ले रहा है। उस शाम ईव और ट्रॉय एडम को 1940 के स्टाइल के नाइट क्लब में लेकर जाते हैं ताकि वह एक जीवन साथी ढूंढ सके। वे उसे सलाह देते हैं कि वह खुद जैसा ही बने। आश्चर्यजनक रूप से एडम कई महिलाओं का ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें ईव की दुश्मन सोफी भी शामिल है। जब एडम और सोफी एक दूसरे से बात करने लगते हैं तो ईव असहज महसूस करती है और एडम को वहां से ले जाती है। थोड़ी देर बाद एडम एक लड़की से मिलता है और दोनों जल्द ही घुल मिल जाते हैं। एडम अपने डांसिंग कौशल से सबको प्रभावित करता है क्योंकि उसने बंकर में कई सालों तक डांस की प्रैक्टिस की थी। इस बीच ईव अपने पूर्व प्रेमी से बात करने लगती है, जो एडम को परेशान करता है, लेकिन जल्द ही उसे पछतावा होता है जब एडम अपनी बॉक्सिंग स्किल्स दिखाता है। इस सबसे परेशान होकर ईव गुस्से में एडम को छोड़कर घर लौट जाती है। ट्रॉय भी ईव के पास आता है और बताता है कि एडम सोफी के साथ क्लब से चला गया। यह सुनकर ईव तुरंत एडम को ढूंढने निकलती है, लेकिन जैसे ही वह गाड़ी चलाने लगती है, एडम अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, जिससे वह चौंक जाती है। इसके बाद एडम ईव से कहता है कि उसने सोफी को विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि वह केवल ईव के बारे में सोच सकता है। वह अपने प्यार का इजहार करता है और दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। अब एडम ईव को अपने अतीत के बारे में बताने का फैसला करता है। वह बताता है कि उसने अपने परिवार के साथ 35 साल तक एक बंकर में जीवन बिताया और पहली बार बाहर की दुनिया देख रहा है। वह ईव से उसे अपनी पत्नी बनने की इच्छा भी जाहिर करता है और उसे बंकर ले जाने की बात कहता है ताकि वे खुशहाल जीवन जी सके। लेकिन ईव को लगता है कि एडम पागल है और वह उसे अपने घर से चले जाने के लिए कहती है। अगले दिन ट्रॉय के साथ ट्रक चलाना सीखते हुए एडम अचानक उस वीडियो स्टोर को देखता है जो उसने पहले देखा था और अंततः अपने बंकर का स्थान पहचान लेता है। वह ईव के घर वापस आता है और उसे अपने होटल की चाबी देकर कहता है कि वह उसके कमरे में रखे बेसबॉल कार्ड्स और बाकी सामान ले ले। कुछ समय बाद ईव और ट्रॉय होटल पहुंचते हैं और एडम के कमरे में 1960 के दशक के कप्पा डीडीआईचे और अन्य सामान पाते हैं। वे एडम के पिता के कुछ स्टॉक सर्टिफिकेट भी देखते हैं जो अब करोड़ों के हो चुके हैं। इस बात से वे समझ जाते हैं कि एडम सच बोल रहा था और वह पागल नहीं है। इस बीच एडम 2 हफ्ते बाहर बिताने के बाद अपने घर लौटता है। वह अपने माता पिता को गले लगाता है और उन्हें बताता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत हो गई है। जल्द ही मेलकर और उसके दोस्त एडम को बंकर में सामान रखने में मदद करते हैं। दूसरी ओर
ईव और ट्रॉय एडम के बंकर की खोज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिलती। रात में जब वे घर लौट रहे होते हैं, ईव उस वीडियो स्टोर के पास एडम को देखती है। वह तुरंत गाड़ी रोकती है और उसे आवाज देती है। एडम ईव को गले लगाता है और उसे अपने माता पिता से मिलाने ले जाता है। एडम के माता पिता ईव से प्रभावित होते हैं, लेकिन एडम अपने पिता से कहता है कि वह 2 महीने इंतजार करे ताकि वह बाहर सब कुछ ठीक कर सके। इस दौरान एडम और ईव उसके पिता के स्टॉक्स बेचते हैं और एक नया घर बनवाते हैं जो उनके पुराने घर जैसा ही होता है। उनका इरादा धीरे धीरे एडम के माता पिता को सतह पर लाने का होता है ताकि वे नई जिंदगी शुरू कर सके। कुछ महीनों बाद एडम के माता पिता नए घर में आते हैं और देखते हैं कि उनके बेटे ने उनके लिए कितना कुछ किया है। जबकि हेलेन और ईव रसोई में खाना बना रही होती हैं, एडम अपने पिता को बताता है कि असल में कोई परमाणु युद्ध नहीं हुआ था। वह यह भी बताता है कि बम, जिसे उन्होंने परमाणु बम समझा था, असल में एक विमान था जो उनके घर पर गिरा था। एडम यह भी बताता है कि सोवियत संघ बिना किसी युद्ध के ही टूट गया। हालांकि कैल्विन इस पर विश्वास नहीं करता और अपने बेटे का मजाक उड़ाता है। कहानी का अंत कैल्विन द्वारा एक नया बंकर बनाने की योजना बनाने के साथ होता है, जबकि ईव रसोई उन्हें देखती है और अपनी सगाई की अंगूठी के साथ खेलती है।